ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम देखते हैं आज वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, डाटा टाइप्स। ठीक है ना, पहले लेट्स गो थ्रू दैट। ठीक है, अच्छा पहले तो लेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड आपके वेरिएबल्स होते क्या हैं। पहले इस चीज़ को क्लियर कर। ठीक है, whenever we want to write an algorithm, हमारे पास कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि उस एल्गोरिदम में डाटा कहीं पे सेव हो रहा हो। ठीक है ना, अब डाटा हो सकता है आपका वैल्यू इनपुट हुई होगी कोई, या आपने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके डाटा उसका रिजल्ट कहीं सेव करना होगा। ऐसा कहीं कहीं पे भी आपने ऐसा कुछ स्टेप लेना है, then you will need an identifier and a place टू होल्ड दैट डाटा। ठीक है ना, सो उसके बगैर आपके एल्गोरिथम्स बनते ही नहीं है। ठीक है, सो जब भी आपने किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करना है तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना वो है आपका कॉन्स्टेंट्स का भी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेरिएबल जो है इट इज ए स्पेस एलोकेटेड इन द मेन मेमोरी टू होल्ड some data that may be needed for your algorithm या your program। अब आप जाहिर है हम सूडो कोड लिख रहे हैं, इसने तो चलना नहीं है, लेकिन हम जो है ना हमने कोड लिखना ही इसी तरीके से होता है कि जब हम इसको परफेक्ट कर लेंगे इस एल्गोरिदम को, तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में एज इट इज ट्रांसलेट हो सकता है ऑफ कोर्स, उस हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स सामने रखते हैं। ठीक है, सो इसलिए जो है ना हम क्या कहते हैं कि इसको लेके चलेंगे, और एज इट इज जो है वेरिएबल की डेक्लेरेशन अभी हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग राइट हियर। इसको क्लोज कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ आ गया कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल को यूज करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है ना, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज बेसिकली योर, जैसे द वर्ड डिक्लेरेशन मींस कि एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, अनाउंसमेंट आप क्या कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम में, एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। फिलहाल तुम्हारा सूडो कोड चलना नहीं है, तो आप एल्गोरिदम पढ़ने वाले को, इन दिस केस योर एग्जामिनर, उसको आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये वेरिएबल चाहिए। ठीक है ना, अब उस वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, डिक्लेयर। ठीक है ना, नाउ डिक्लेयर इज अ कीवर्ड। एनी टाइम यू सी मी राइटिंग समथिंग इन ऑल कैप्स, दैट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका एक खास मतलब है। इट इज बेसिकली एक कमांड। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिक्लेयर एक ऐसा लफ्ज है जिसको हमें पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे इस लाइन के बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास डिक्लेयर के बाद आपके वेरिएबल का नाम आ जाता है। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो जिसका नाम जिसके अंदर मैंने नंबर सेव करने हैं, तो मैं उसका नाम नंबर्स रख देता हूँ। ठीक है, नंबर रख देता हूँ। तो हमारे पास कोशिश ये होनी चाहिए कि वेरिएबल का जो नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, ताकि उसको नाम से ही पता चल जाए इसका पर्पस क्या है। एंड इफ यू चूज इट फॉर इट टू बी टू वर्ड्स, तो आप नंबर्स के साथ, यानी कि मैं जो आप इसका नाम चेंज कर देता हूँ टू नंबर वन फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर वन ये कर लें, या नंबर मैक्स कर दें, या नंबर मिन कर दें। ठीक है, यू नोटिस कि मैं दो लफ्ज लिख रहा हूँ लेकिन मैं गैप नहीं डाल रहा। वेरिएबल नेम या इनफैक्ट कोई भी आइडेंटिफायर में आपको गैप देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा से फर्क शो करना है तो आप अंडरस्कोर लगा दें, लेकिन इसके अलावा गैप देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो मेरा पहला वेरिएबल है आपके पास, यानी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे नंबर, और यहाँ पे इसके बाद आ जाती है इसकी टाइप। ठीक है ना, नाउ अब हम थोड़ा सा एक नजर मारते हैं हमारी टाइप्स पे। ठीक है, सो नाउ हमने हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर और डाटा टाइप्स की बात करनी थी, तो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रन थ्रू ऑन द डाटा टाइप्स। ठीक है, हमारे पास डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जो कि होती हैं बिल्ट इन। ठीक है, सो बिल्ट इन डाटा टाइप्स में आपके पास हैं, फर्स्ट मोस्ट कॉमन वन इज इंटीजर। ठीक है, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टोर डाटा विच इज अ होल नंबर, से आपके 57 है, जैसे आपके पास -45 है, 1 है, 0 है, 4 है। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं ये होल नंबर्स हैं, इनका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। therefore these are worthy of being integer data types। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास होता है रियल। रियल इज अ नंबर, इज अ डाटा टाइप जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। सो आप करेंगे 5.7, 6.7, ठीक है, -5 यानी
6.8 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो ये आपके पास तमाम रियल नंबर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर में आपके पास सिंगल लेटर के जो सिंगल लेटर्स, या इट कुड बी अ सिंगल सिंगल कैरेक्टर, सिंगल लेंथ कैरेक्टर। अब सिंगल लेंथ कैरेक्टर कैन बी लेटर्स, कैन बी नंबर्स, can be special characters, they can be also uppercase, ठीक है। ये आपके पास सिंगल लेंथ के, और हम ये देखेंगे इसको ना सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लाइक दिस, ये मेरा इन कॉमा इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल कोट्स के अंदर आपने डिफरेंट लिखे हुए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ जाता है हसन जुल्फिकार, ठीक है, 123@gmail.com, ठीक है ना। अब इसमें लेटर सिंबल सब कुछ आ गए हैं, एंड आई हैव रिटन दिस इन डबल कोट, सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद स्ट्रिंग यू हैव टू यूज डबल कोट्स, ठीक है। फिर आपके पास आता है डेट, ठीक है ना। डेट कुछ लैंग्वेज में बिल्ट इन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब डेट के लिए हमारे पास एक टिपिकल फॉर्मेट है, फॉर एग्जाम्पल 0101 एंड 2024 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, डेटाबेसेस में आपको याद होगा कि हम इसको डेट को इस तरह करके लिखते थे, तो वो दैट्स नॉट रियली रिकमेंडेड हियर, एंड इन फैक्ट डेट अक्सर औकात हम यूज करते भी नहीं है सूडो कोड में, लेकिन एक डेटा टाइप एग्जिस्ट करती है। फिर आपके पास आ जाता है बूलियन, ठीक है। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है, इसको फ्लैग टाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। फ्लैग डाटा भी कहते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और इसको आपने ऑल कैप्स में लिखना है, ठीक है। इज रिटन इन ऑल कैप्स। So I think that's pretty much it. Integer, real, character, string, date, boolean, and that's about it. इसके अलावा ये आपके built in data types हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी डेटा टाइप को या डाटा अपनी तरफ से बनाना हो, तो उसका भी एक तरीकेकार है, विल डिस्कस दैट व्हेन वी गेट देयर, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन सी हैं, सो वी कैन देयरफॉर प्रोग्रेस विद आवर डिक्लेरेशन, ठीक है। सो नाउ अब मैं इसको डिक्लेरेशन को पूरा करता हूँ यहाँ पे। सो डिक्लेयर नंबर ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। सो बिकॉज मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर होल नंबर्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं नेम करना चाहूँ, तो यहाँ पे आपके पास नेम के साथ लिखा हो जाएगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन हियर, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं अगर किसी बच्चे का जीपीए सेव करना चाहता हूँ, तो मैं उसके अंदर कर दूंगा रियल, ठीक है ना, बिकॉज जीपीए के अंदर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। देन अगर मैं उसके फॉर एग्जांपल सेव करना चाहता हूँ कि वो डिस्काउंट बच्चा अवेल करता है कि नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बूलियन, बिकॉज आइदर ही इज डूइंग इट और नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास एक टिपिकल डेक्लेरेशन सेट ऑफ डेक्लेरेशन स्टेटमेंट्स है, जो कि आप यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, नाउ फॉर योर कैम्ब्रिज एग्जाम, दिस इज व्हाट आई रेकमेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर यू ट्राई टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, ये ध्यान में रखिएगा कि वेरिएबल डेक्लेरेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। दे आर रिकमेंडेड, यू शुड बी डूइंग इट, और उसके मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। सो आपने वेरिएबल डेक्लेरेशंस करनी है, बट द थिंग इज ऑफन वी डोंट एक्चुअली नो फ्रॉम द स्टार्ट कि कौन कौन से वेरिएबल हमें चाहिए होगा। तो इससे अक्सर औकात हम कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें ना, हो सकता है कि ये वेरिएबल चाहिए हो, आगे जाके हमें याद आता है कि इसमें ये भी होना चाहिए था। तो वी ये तो हमें सबसे पहले करना है, हम इस वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेरेशंस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मुझे अगर बाद में किसी वेरिएबल का एहसास हो कि ये भी होना चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं, ठीक है। पहला टिप तो ये है कि व्हेन यू आर राइटिंग योर सूडो कोड, वेरिएबल डेक्लेरेशंस जो आपको समझ आ रही हैं करने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दें, दो तीन लाइनें छोड़ दें, ताकि इफ से फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यहाँ पे और वेरिएबल्स आने चाहिए, तो वहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। लेकिन लेट्स जस्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो आपने वो नहीं किया, एंड लेटर ऑन व्हेन यू राइटिंग द कोड आपको याद आता है कि मुझे वेरिएबल लिखना चाहिए था, और मैं ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, अब मैं यूज करना चाहता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज कि उसी वक्त डिक्लेयर करके यूज कर लें, ठीक है। सो जहाँ पे बीच में कहीं पे भी आपने लाइन लिखी भी, आप कहीं पे कोड लिख रहे हैं, मे बी यू हैव मूव्ड अबाउट 6 7 लाइंस डाउन, ना आपको याद आए, आप उस वक्त डिक्लेयर करके अब उसको वेरिएबल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप डेक्लेरेशंस करें। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी सोल्यूशन को अप्रोच करें, पहले माइंड में एक उसका एक मैप बना लें कि इसमें मुझे ये किस्म का डाटा सेव करना है, तो उस हिसाब से आपको वेरिएबल्स कौन कौन से होने चाहिए डिसाइड करना आसान हो जाता है, ठीक है। ओके जी, सो लेट्स गो बैक टू आवर लिस्ट।
सो फार हमने वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया है, उनके आइडेंटिफायर्स किस तरह बनते हैं और डेटा टाइप्स हमने किस तरह। अच्छा, आइडेंटिफायर्स के कुछ और रूल भी आपने सुन लेना है। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कि उसके अंदर नाम, अगर आपने मल्टीपल वर्ड्स रखने हैं रखें, लेकिन स्पेस नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि कोई कोई अगर आपने यहाँ पे मैं 4 आइडेंटिफायर्स रखे ना, इन चारों का नाम डिफरेंट होना चाहिए, वरना इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ठीक है ना, यूनिक नाम रखेंगे। फिर तीसरा है कि ये जो नाम आप यूज़ कर रहे हैं, दे के नॉट बी कीवर्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैं डिक्लेयर नामी वेरिएबल नहीं बना सकता, मैं इनपुट नामी वेरिएबल नहीं बना सकता। एनीथिंग दैट इज रिजर्व्ड एज अ कीवर्ड या जिसको रिजर्व वर्ड कहते हैं, के नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, ठीक है। एंड फाइनली ये ध्यान में रखिएगा, इफ यू वांट टू ऐड अ डिजिट टू योर आइडेंटिफायर, तो डिजिट जो है आपके लेटर्स के बाद आएगा, लेटर के शुरू में नहीं आ सकता। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर 1 लिखा है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 1 नंबर नहीं हो सकता, लेकिन आपका नंबर 1 हो सकता है, दैट्स ओके, ठीक है ना। सो ये कुछ रूल्स है जो कि आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ सो we're done with the variable declarations, we are done with the data types, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं इनकी असाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। अभी असाइनमेंट क्या होता है और असाइनमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। सो वेरिएबल रिलेटेड एक आपके ऑपरेशन होता है, वो होता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट में हम क्या करते हैं कि एक किसी आइडेंटिफायर को एक वैल्यू असाइन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये नंबर को कोई वैल्यू असाइन की जाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर को असाइन कर देते हैं से 0, ठीक है। दिस एरो दैट आई यूज राइट हियर इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो व्हाट, हाउ डू वी रीड दिस, ये वैल्यू इसको असाइन हो गई है। तो इस लाइन के बाद से आप अज्यूम करेंगे कि नंबर के अंदर 0 पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर आपके पास नेम है, तो आप उसके अंदर ये चीज डाल देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये कि इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन आपने अगर फॉर एग्जांपल एक टेम्परेरी किसी एक जगह पे स्ट्रिंग का एक टेम्परेरी वैल्यू डालनी है, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग करके डाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज अ स्पेस, दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके अंदर आपने दोनों कोट्स जोड़ के लिख देने, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने असाइनमेंट्स की हुई है। अच्छा, अब आपको पता है कि मैंने जैसे असाइनमेंट कर दूं, उसकी वैल्यू जो है ना उसके अंदर सेव हो जाती है। नाउ लेट्स जस्ट से कि मैंने जीपीए को असाइन करना है 0.0, तो अब मुझे चूंकि इसका रियल नंबर था, मैंने इसको 0.0 दे दिया, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट को मैंने वैल्यू असाइन करनी थी, तो ये मेरे पास हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज डिस्काउंट की डेटा टाइप है बूलियन। एंड दिस इज हाउ यू कैरी आउट असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट करने का, ये तो मैंने कोड के अंदर किया ना। व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि यूजर से हम वैल्यू ले लें एज एन असाइनमेंट, मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ ना। तो उसका तरीकेकार ये कि हमें इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनपुट करने का क्या तरीकेकार होता है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डूइंग इनपुट, इनपुट का कीवर्ड आएगा, उसके बाद दिस इज नोन एज अ प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट से मतलब ये होता है कि ये आप एक मैसेज दे रहे हैं यूजर को कि आप ये इनपुट कर रहे हैं, या यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गिव दिस इनपुट। एनी प्रॉम्प्ट, एनीथिंग दैट यू राइट इनसाइड हियर कैन बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एज इट इज, ठीक है। सो मैं अगर इनपुट के साथ एक, इनपुट से पहले आपको एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे इनपुट एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, दिस कैन हेल्प यू, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इनपुट करना चाहता हूँ, एंटर ए नंबर बिटवीन 1 एंड 9, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक मैसेज शो कर दिया स्क्रीन पे कि मैं यूजर को बता रहा हूँ कि आपने एक नंबर एंटर करना है बिटवीन 1 एंड 9। ऑफ कोर्स कोई गारंटी नहीं है कि 1 एंड 9 के दरमियान ही एंटर करे, लेकिन स्टिल देयर आर अदर वेज टू चेक इट। लेकिन फिर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा वो मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल के अंदर चला जाए। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस सिंगल 1 लाइन, मैं 3 काम कर रहा हूँ। वो 3 काम क्या हो रहे हैं कि एक तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, दूसरा ये कि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, और जो इनपुट की हुई चीज है मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग टाइप की चीज इनपुट करना चाहता हूँ, तो जो मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो आई कैन गो समथिंग लाइक दिस, एंड इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल फ्रॉम द यूजर। तो आप इनपुट ले लेते, ठीक है। अब अगर आप इनपुट कर सकते हैं, तो मैं इसको आउटपुट भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। सो नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल एक मैसेज आउटपुट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह आउटपुट कर दूंगा, आउटपुट हेलो, ठीक है। ये हेलो लिखा हुआ आएगा और उसके साथ आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा,
ठीक है। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, इस स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने एंटर किया था फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के नतीजे में आउटपुट लिखा हुआ आएगा हेलो अली, लाइक दिस, ठीक है। सो आप इसके अंदर जो भी रखोगे वो उसके साथ प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। अच्छा जी, तो ये है आपका आउटपुट की स्टेटमेंट। अच्छा जी, नाउ इसके बाद हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एंड सेकेंडली इफ आई वांट टू कॉपी अ वैल्यू टू सम अदर वेरिएबल, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, नंबर 2 का, ठीक है। सो मैं अगर नंबर 2 का वेरिएबल रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी नंबर 1 में जो नंबर में था वो नंबर 2 में चला जाए, तो उसका तरीकेकार किया है कि नंबर 2 को आप असाइन कर देंगे नंबर के कंटेंट्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फ्रॉम वन वेरिएबल टू द अदर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि जिस वेरिएबल में आप कॉपी कर रहे हैं तो वो सेम टाइप का होना चाहिए फ्रॉम वेयर द डाटा इज कमिंग फ्रॉम। सो आपके पास नंबर भी इंटीजर है इन दिस केस, और नंबर 2 भी इंटीजर है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर के अंदर आया था से 5, तो अब सर नंबर 2 के अंदर भी 5 है, ठीक है ना। एंड फोकस करने के मैंने कहा नंबर 2 के अंदर भी 5 है, विच मीन्स कि नंबर के कंटेंट्स उधर कट होके नहीं गए, मूव नहीं हुए, कॉपी हुए हैं। सो यहाँ पे आप इस वक्त दोनों के अंदर ही 5 है, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को आपस में स्वैप करना चाहें वो भी हो सकता है, यानी मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाए, यानी इस वक्त तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों में सेम वैल्यूज है, लेकिन लेट्स जस्ट से कि मैं चाहता हूं कि आई एम गोना असाइन नंबर 1 एज 5 एंड नंबर 2 एज 6, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि नंबर 2 जो है वो नंबर 1 में चला जाए और नंबर 1 जो है वो नंबर 2 में चला जाए, स्वैप हो जाए। तो इसके लिए मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ टेम्प, ठीक है। बिकॉज मैं इकट्ठा मूव नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता कि नंबर 2 को नंबर 1 में रख दें। अगर मैं ये जैसी असाइनमेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एज सून एज आई डू एन असाइनमेंट, ठीक है ना, as soon as I do an assignment to a variable either by input और either by assignment operator, पिछली वैल्यू को आप ओवरराइड कर चुके होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी वक्त यहाँ पे नंबर 1 को साथ ही मैं नंबर 2 असाइन कर देता हूँ लाइक दिस, तो इसका नतीजा ये होगा कि आपका जो नंबर 2 के कंटेंट्स हैं जो कि 6 है वो नंबर 1 में चला जाएगा, और नंबर 1 के कंटेंट्स कहाँ गए, जाया हो गए, ठीक है, ओवरराइट हो गए। तो इसलिए हमें यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। सो देखें मैंने नंबर 1 के कंटेंट्स यानी 5 टेम्प में रखे, नंबर 2 के कंटेंट्स यानी 6 नंबर 1 में भेज दिया, नंबर 1 के अंदर 6 आ गया, और टेम्प यानी कि जो नंबर 5 था उसको मैं नंबर 2 के अंदर भेज दिया, वैल्यूज आपस में स्वैप हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने असाइनमेंट भी देख ली, स्वैपिंग भी देख ली, इनपुट्स भी देख लिए, आउटपुट्स भी देख लिए, वेरिएबल डेक्लेरेशंस भी देख ली, और डाटा टाइप्स भी देख ली, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारा जो है, हम वी हैव डन विद दिस, आई एम गोना क्रॉस दिस आउट, we're done with this, and we are now going to move on to some sort of arrays and arithmetic and logical operations, ठीक है ना। अच्छा जी, और रिकॉर्ड डाटा टाइप्स भी हमने करने हैं, रिकॉर्ड डाटा टाइप्स अभी रहते हैं, चले पहले हम एरेज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर एरेज, ठीक है। एरेज जो है वो थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चों को फील होता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जितनी भी आगे एल्गोरिदम्स हैं उनका बेसिक, यानी लिंक लिस्ट हो गया, बाइनरी ट्री हो गए, सारे जो अभी आप अपने आगे जाके एल्गोरिदम पढ़ने, उनके अंदर फंडामेंटली जो है अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो एरेज का ही होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी शुड मेक आवरसेल्व्स फेमिलियर विद इट। तो मैं आपको एरे समझाने के लिए यहाँ पे एक इस तरह की चीज़ बना के दिखाता हूँ। सो लेट्स जस्ट से कि हम अब एरे बनाने की रीज़न क्या बन सकती है, पहले ज़रा इसको समझ लें। व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड क्रिएटिंग एन एरे। एक एरे बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है which is actually a collection of data. Now, when do I need an array? I will need an array when I want to store multiple values of the same data type
that are also that are also somehow related to each other. ठीक है? Okay. Now, related to each other. Now, for example, हमने अगर बहुत सारे बच्चों की से 10 बच्चों या 50 बच्चों की हमने जीपीए सेव कर, एंड वो 50 बच्चे से ए लेवल्स के बच्चे हैं, ठीक है? अब ये देखो, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर 50 किड्स, सो आई नो देयर मल्टीपल वैल्यूज, और सबका हमने जीपीए सेव करना है. देयरफॉर आई नो देयर गोना बी ऑफ द सेम डाटा टाइप. ठीक है? यानी तमाम का रियल ही होगा. एंड देन थर्ड थिंग इज कि इनका आपस में लिंक भी है. ये ए लेवल्स के बच्चों का जीपीए है. बीच में रियल वैल्यू तो कोई और भी हो सकती है, वो किसी बच्चे की हाइट भी हो सकती है, लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं कि रिलेटेड डाटा है और वो है भी जीपीएस, और वो भी ए लेवल्स के बच्चों का. जब इस तरह की सर्कमस्टेंसेज हो कि आपने रिलेटेड डाटा ऑफ द सेम डाटा टाइप को इकट्ठा करके सेव करना है, तो आपके पास एरे का ऑप्शन है, आप एरे को यूज कर सकते हैं. अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? मैं 50 बच्चों के रियल टाइप के वेरिएबल्स बना सकता हूँ. दैट इज 50 डिक्लेरेशंस. अब अंदाजा होगा कि कितनी स्टूपिड बात है कि आप 50 वेरिएबल्स को अलग अलग से डिक्लेयर करेंगे. ठीक है? उनको अलग अलग से नाम देना है, अलग अलग से डिक्लेरेशन करनी है. सो एरे इज अ मच इजियर वे टू डू दैट. आप जितनी मर्जी साइज की एरे बना सकते हैं. अगर आपके पास एक रिलेशनशिप है वैल्यूज का, सेम टाइप का डाटा है, तो आप एरे के अंदर सब वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग डाटा. ठीक है? दिस इज वेयर योर एरेज कम इन. अब एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, जरा इसको ध्यान से समझ लें. डिक्लेयर का वर्ड यूज करेंगे एरे को. अगेन, एज एज आई मेंशन बिफोर, वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एरे को भी इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो इफ आई वांट टू डिक्लेयर एन एरे, इट शुड गो समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, माय जीपीएस या जीपीएस करके आप सेव कर देते हैं. माय जीपीएस कर देते हैं बिकॉज हमने जीपीए वैसे यूज किया. जीपीएस एक एरे बनाया, which is an array. Notice all caps में लिख रहा हूँ, it must be a keyword. इसका साइज क्या है? मेरे 50 बच्चे हैं, तो मैं उसको कर दूंगा 1 to 50. ठीक है ना? ऑफ टाइप रियल लाइक दिस. ठीक है ना? तो ये आपके पास एक डिक्लेरेशन ऑफ योर एरे हो जाती है. ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास एक 50 साइज की एरे बन जाती है. अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज कम करना चाहूँ, आई कैन डू इट. फॉर एग्जांपल 10 कर सकते हैं. ठीक है? अच्छा, नाउ अगर आप चाहते तो आप इसको डिक्लेरेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, 0 से लेके 9. ठीक है? दैट्स ऑल्सो 10 प्लेसेस. ठीक है ना? 1 से 10 भी सही है, 0 से 9 भी सही है. ठीक है? लेकिन इस चीज का ख्याल रखना कि आगे हमने अभी एक चीज करनी है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग. तो अगर आप 1 से 10 कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग को उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप 0 से 9 कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग करते हुए आपने वही पैटर्न फॉलो करना है. ठीक है? ना अब मैं आपके सामने एक एरे बनाता हूँ ऑफ साइज 1 2 3. चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है? और यहाँ पे 10 वैल्यूज डाल. बड़ी एरे छोटी कर देते हैं. चलो, 7 एलिमेंट्स की एरे. ठीक है? सो इस एरे का हमने नाम रखा है माई जीपीए. ठीक है? अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट जीपीएस 3.5, 3.6, 3.8, 2.8, 3.1, 3.2 एंड 3.3. ठीक है ना? ये आपके पास डिफरेंट जीपीएस है. सो इस तरीके से हमने जीपीएस यहाँ पे 7 जीपीएस सेव कर. ठीक है? नाउ इमेजिन करें कि आपके पास ये एरे, ये जो इसकी पोजीशंस है ना, दीज आर नोन एज इंडेक्स पोजीशंस. ठीक है? असल में आपका डाटा सिर्फ यही है. दिस इज माई कलेक्शन ऑफ डाटा. लेकिन इफ से फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, मैंने 2.8 को एक्सेस करना है, तो मैं 2.8 तक कैसे पहुंचूंगा जब तक मुझे उसकी पोजीशन रिलेटिव टू दी होल एरे नहीं पता चलेगा. सो दैट्स व्हाई मुझे इंडेक्स पोजीशंस का पता होना चाहिए. अब ये इंडेक्स पोजीशंस क्या होती हैं? ये बेसिकली मुझे बता रही है कि अगर आपने 2.8 पे जाना है, तो बेसिकली आपको माई जीपीएस कि इंडेक्स पोजीशन 4 को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं इस वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा.
and this process is known as the index position indexing. ठीक है, so how do we do indexing? So for example, मैं यहाँ पे करता हूँ output my GPAs की इंडेक्स पोजीशन 4, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पे जब मैं अगर ये कोड चलता होता तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा 2.8, बिकॉज माई जीपीएस की इंडेक्स पोजीशन 4 के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस पोजीशन पे इनपुट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया और अब जो यूजर ने एंटर किया है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 3.6 या 3.8 कर लें, तो यहाँ पे आपके पास 3.8 आ जाएगा लाइक दिस। पिछली वैल्यू को आप ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग का आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इफ से फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग इंडेक्सिंग यूजिंग 1 to 10, या अभी तुम्हारी एरे 1 to 7 है ना, तो मेरे पास फोर्थ पोजिशन इज एक्चुअली द फोर्थ पोजिशन। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1 to 7 की बजाय 0 to 6 यूज कर रहा होता तो फोर्थ पोजिशन को एक्सेस करने के लिए मैं 4 नहीं यूज करूंगा, आई विल यूज 3, बिकॉज इफ यू लुक हियर इफ आई एम फॉलोइंग द जीरो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ पोजिशन इज एक्चुअली इंडेक्स पोजिशन 3 और फर्स्ट पोजिशन इज इंडेक्स पोजिशन 0। तो ठीक है ना, अगर आपने जीरो इंडेक्स यूज किया हुआ है तो अगर आपने फोर्थ पोजिशन तक पहुंचना है तो आप फोर्थ पोजीशन विच इज द थर्ड एक्चुअली इंडेक्स, थर्ड ही यूज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैंने अगर जीरो इंडेक्स फॉलो किया हुआ है तो फोर्थ एक्सेस करने के लिए मैं 4 ही लिखूं। मेरा सूडो कोड बता रहा है कि एक्चुअली मैं एक्सेस द फिफ्थ प्लेस हियर। तो इसलिए आपने जो पैटर्न फॉलो करना है आपने आगे भी उसी को लेके चलना है, ठीक है। वैसे इट्स मोर प्रेफर्ड यूजिंग जीरो इंडेक्स बिकॉज मोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो द जीरो इंडेक्स, ठीक है। सो हमारे पास एरेज में ये आपकी आपने अभी क्या देख लिया, एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, एरे को आपने क्या कहते हैं इंडेक्स कैसे करना है, और इसके बाद एरे का पर्पस क्या है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम आगे अभी इसको मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ बिकॉज दिस मीटिंग इज रनिंग शॉर्ट एंड आई विल सेंड यू अ न्यू लिंक। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एरेज 2D एरेज, एंड देन उसके आगे फिर हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स उसको हम लेके चलते हैं इंशाल्लाह।